मैं अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार उन्हें साफ करती और फिर बहना शुरू हो जाते। इस समय कमरे का दरवाजा खुला तो एक बूढ़ा आदमी सफेद शेरवानी पहने मेरे सामने खड़ा हंस रहा था। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। यानी यह मेरा पति है क्या? हाँ, वही था, क्योंकि उसके बदन पर कपड़े वही थे जो मेरे बाप ने मेरे दूल्हे को दिए थे। यह देखकर मुझे एक चक्कर आया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी। और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा और मैं पीछे होने लगी। अचानक से मैं चीख पड़ी कि खबरदार, तुम मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। मगर वो शैतानी मुस्कुराहट से कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम लड़कियों की या खाली खोखली धमकियाँ क्या कर लोगी मेरा। उसने मुझे अजीब अंदाज में पूछा। उसी वक्त मेरी नजर बेड के साइड टेबल पर पड़ी हुई फ्रूट की टोकरी पर पड़ी, जिसमें एक चाकू रखा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने झट से वह चाकू उठाया और कहा, अगर मेरे नजदीक आए तो यह चाकू अपने पेट में उतार लूंगी। क्या तुम्हारे दिल में तुमने जो फ्रॉड करके मुझसे शादी की है खूब समझती हूँ। वो आदमी खूब मुस्कुरा रहा था। अचानक से छलांग लगाकर बेड पर चढ़ गया। इससे पहले कि मेरे हाथ से चाकू थामता, मैंने वही चाकू उसकी बाजू में उतार दिया। उधर से कराह कर पीछे हटा और उसी वक्त बाहर से किसी लड़की के चीखने मारने की आवाज आई। मैं नासमझी से दरवाजे की तरफ देखा तो अगले ही लम्हे मेरा पति दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका था। मैं बहुत हैरान हुई कि इसे क्या हुआ और ये बाहर कौन लड़की थी। मैं न चाहते हुए भी जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली तो जहाँ चीखने की आवाजें आ रही थी उस तरफ गई। इससे पहले कि मैं कमरे में आती, मैंने अपने पति की आवाज सुनी, जो बहुत ही गुस्से से उस लड़की को चुप हो जाने का बोल रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ एक मोटा सा इंजेक्शन उस लड़की के बाजू में बड़ी बेदर्दी से लगा रहा था। वो इंजेक्शन लगते ही लड़की का असर गुस्से पर से ढलक गया और वह बेहोश हो गई। उसके चुप होते ही मेरा पति कमरे से बाहर निकला और ताला लगाकर चाबी अपने कुर्ते की जेब में डाल ली। मैं, जो कि कमरे की पिछली तरफ थी, जहाँ खिड़की से मैं अंदर का नजारा देख सकती थी, इसी वजह से मेरा पति मुझे वहां देख नहीं सका और ताला लगाकर चला गया। उसके जाते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं एक पिलर की ओट में छुप कर बैठ गई। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश समझकर मुझे उस आदमी के साथ विदा कर दिया था। हम 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके बाद मैं थी। बाकी बहनें बस नॉर्मल सा पढ़ी लिखी थी, जबकि मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। इसी वजह से मैंने इंग्लिश में मास्टर्स कर लिया था और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। पापा एक ऑफिस में मामूली से क्लर्क थे। उनकी कमाई से हमारा गुजारा भी नहीं होता था। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने अपने तमाम खर्चे खुद ही उठाना शुरू कर दिए। ऐसे में अगर पैसों से कुछ बचता तो मम्मी के हाथ पर रख देती। जिंदगी सही गुजर रही थी। फिर एक रोज हमारे स्कूल में किसी टीचर ने बच्चे को मारा और उस बच्चे की बाजू टूट गया। बच्चों का एक प्राइवेट स्कूल था तो इस बात को बहुत उछाला गया। बच्चे के पेरेंट्स ने स्कूल पर रिपोर्ट भी करवा दी, जिसका नतीजा यह निकला कि हमारा स्कूल सील हो गया। अब कहीं एक मर्तबा मैं फिर से बेरोजगार हो चुकी थी। काफी स्कूलों में नौकरी की कोशिश की, मगर जो सुनता कि मैं फला स्कूल से आई हूँ तुरंत नौकरी देने से मना ही कर देता कि हमें अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं करनी। मेरी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम किसी कंपनी में अप्लाई करो। यही हुआ, मैंने अप्लाई किया तो एक जगह मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। मैंने माँ को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वो मुझे ये नौकरी हरगिज नहीं करने देते। नौकरी वाले दिन मुझे पता हुआ कि मेरा बॉस एक बूढ़ा आदमी है। यह सुनकर मैंने थोड़ा शुक्र किया कि बूढ़े आदमी के साथ काम करना फिर भी आसान है, बजाय इसके कि कोई नौजवान बॉस। सो उसके सामने तो खुद को कंफर्टेबल नहीं कर सकूंगी। नौकरी का पहला दिन अच्छा गुजर गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर गया कि हाँ, मैं यह काम कर लूंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा बॉस सेठ आदित्य भी अच्छा आदमी था। लिए दिए अंदाज में बात करता रहा। पहला हफ्ता तो नौकरी का एक तरह से सही गुजरा, लेकिन दूसरे हफ्ते मुझे कुछ अजीबोगरीब लगने लगा। सबसे पहली बात तो ये थी कि दफ्तर में बड़ी रईस किस्म के लोग आते थे, जिनके अपॉइंटमेंट या मीटिंग का कोई मुझे पता नहीं होता था। वो आते तो बॉस मुझे अपने दफ्तर से निकाल देता। उसके बाद भारी भरकम पैसों से भरे बैग एक दूसरे को दिए जाते। ये सारी गुत्थियां में मैं बहुत उलझ गई, मगर बात का कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मैं जितना सोचती उतनी ज्यादा उलझती जा रही थी।
वहाँ मशहूर था कि बॉस की बीवी मर चुकी है और अब 3 बेटियां हैं। एक रोज मैं किसी काम की वजह से जल्दी छुट्टी करके वापस जा रही थी। 20 मिनट में एक गाड़ी रुकी और बॉस ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक लड़की को देखा जो बेहोशी की हालत में गाड़ी में बैठी थी। उस लड़की को देखकर बॉस ने ड्राइवर को हिदायत दी और देखते ही देखते वह गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। मैं बहुत हैरान हुई कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं जाने के लिए मुड़ती, बॉस ने मुझे वहां पर खड़ा देख लिया था। बगैर घबराए मेरे पास आकर बोले, ये नैना थी, मेरी सबसे छोटी बेटी। इसे दौरे पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास ले जा रहा था। ड्राइवर बस में परेशान हो गया तो मैंने कहा मुझसे मिलवा कर जाना। और आप अभी तक घर नहीं गई? अपनी बात करके बॉस ने मुझसे पूछा तो मैं वहां से चली आई। अलबत्ता मेरी सारी उलझन खत्म हो गई थी। उस रोज घर वापस गए तो मम्मी पापा और दोनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो पापा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया और कहा कि तुम किसी की पीए के तौर पर काम कर रही हो। मैं चुप रही तो पापा ने दोबारा पूछा तो मैंने सच सच बता दिया, जिस पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उसी लम्हे मुझे नौकरी छोड़ने का बोला कि हम शरीफ लोग ऐसे काम नहीं करते। जबकि मैं समझती थी कि इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो तनख्वाह भी अच्छी थी, दूसरा काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन पापा को कौन समझाता। मैंने मना कर दिया कि यह नौकरी नहीं छोड़ूंगी। पापा चुप कर गए, बल्कि सब घर वालों ने ही मुझे बहुत कम बात करना शुरू कर दी। साथ ही मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए। एक रोज मैं भी दफ्तर में थी और बॉस नहीं आए थे। मुझे हैरत हुई कि क्योंकि बॉस बहुत ही कम छुट्टी करते थे। खैर घर गई तो पता चला मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसे कैसे, मगर उन्होंने मुझे अपना फैसला सुना दिया कि हमने रिश्ता तय कर दिया है। लड़की की थोड़ी उम्र ज्यादा है मगर वह अमीर है, तुम्हारा नसीब सही चमक जाएगा। मैंने बहुत मना किया कि मुझे किसी बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी नहीं करनी, किसी सूरत में यह सब कुछ अपने लिए कबूल नहीं करूंगी। मगर मम्मी पापा का फैसला भी हो चुका था। उन्होंने यही धमकी दी कि बाकी बहनों के रिश्ते आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारी वजह से टाल नहीं सकते, बेहतर है शादी कर लो। मैं जितना हंगामा कर सकती थी मैंने किया, मगर न चाहते हुए भी मेरा शादी हो गया। शादी के वक्त दूल्हे का नाम सुनकर चौंक गई, क्योंकि वही नाम मेरे बॉस का भी था। मैं चौंक कर मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने चुप करवा दिया था। मेरा दिल बेतहासा कांप रहा था। मैं दुआ कर रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ न हो, वो शख्स मेरा बॉस न निकले। मगर वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। जब मैं इतने बड़े घर में विदा होकर आई तो रहे सहे जज्बात भी दम तोड़ गए। और उस वक्त जो मैंने दूल्हे का चेहरा कमरे में देखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। अभी तक मैं शौक में थी कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। मैं सारी जिंदगी अनचाहे शख्स के साथ कैसे गुजारूंगी, और सबसे बढ़कर मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए। कमरे में आदित्य को अपने पति के रूप में देख के मेरे अंदर एक डर सा भर गया। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, पर अभी मैं उस कमरे की खिड़की के साथ लगी बैठे अपनी किस्मत की लकीरें पीट रही थी। मैंने एक बार फिर से सर ऊंचा करके कमरे में झांका, जहाँ 3 लड़कियां बेहोशी के हाल में लेटी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो उन तीनों में से कोई भी वो लड़की नहीं थी जिसे मैंने उस दिन बेसमेंट में देखा था। मेरी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। मैं एक मर्तबा किसी शख्स का चेहरा देख लूं तो सारी उम्र नहीं भूलती। अब भी मुझे यकीन था कि उन लड़कियों में से कोई भी वो लड़की नहीं है। मैं वहां बैठे यही सब सोच रही थी जब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं खौफ से चौंक कर पलटी तो देखा मेरे सामने एक छोटे कद की सांवली सी औरत खड़ी थी, जिसकी छोटी छोटी आंखों से मुझे बेतहासा खौफ आ रहा था। मैंने डरकर उसका हाथ पीछे को झटक दिया और वहां से जाने लगी। मेरे दुपट्टे का पल्लू थाम लिया और धीरे से बोली, मुझसे डरकर मत भागो, मैं तुम्हारी फिक्र करने वाली हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा, फिर पूछा, कैसी फिक्र? तुम इस जालिम के घर में हो तो इसी के तरह जालिम होगी ना। यहाँ सिर्फ मैं मजबूर औरत हूँ जिस पर बुरे इल्जाम लगाकर उसके माँ बाप को धोखे में रखकर उससे शादी रचाया गया है। मेरी बात पर अफसोस में सर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैंने हैरानी से कहा, ऐसा क्या? जिस पर वह मेरे करीब झुककर बोली, ये तीनों लड़कियां साहब की बेटियां नहीं हैं। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना आज रात इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती। मैंने नौकरानी की जोरदार चीख सुनी। जब उसके पीछे देखा तो वहां आदित्य उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचे खड़ा था। यह देखकर मेरे होश ही खत्म हो गए। मैं बहुत ज्यादा डर गई। नौकरानी भी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। जब आदित्य ने उसके बाल पकड़कर उसे लड़कियों वाले कमरे में धकेल दिया और ताला लगाकर वापस आए तो मुझे घूर कर बोले,
तुम्हारा यहाँ पर ताल्लुक सिर्फ मेरी वजह से है, तो हर अरे गहरे से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलो कमरे में। मैंने इनकार कर दिया कि शादी मेरी रजामंदी से नहीं हुई, मैं किसी भी सूरत अंदर नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही आदित्य ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरे बाल नोचकर घसीटते हुए कमरे में ले जाकर पटक दिया। इससे पहले कुछ कहती उसका फोन आ गया। न चाहते हुए भी वह कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त था कि किसी न किसी तरह खुद को उस दरिंदे के चंगुल से बचा सकूं। मैंने खिड़की को चेक किया तो वो भी बाहर से बंद थी। मैं वॉशरूम में गई तो वहां मौजूद रोशनदान जरा नीचे था, पर इतना था कि मेरे जितना आदमी आराम से वहां से गुजर सकता था। मैंने गुलदान उठाकर रोशनदान का शीशा तोड़ा, टेबल का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आए। वॉशरूम का रुख बाहर की ओर था और वहां का इलाका जरा वीरान था। खुद को पूरी तरह दुपट्टे में छिपाकर मैंने तेज तेज भागना शुरू कर दिया। मुझे रास्ता मिल गया था, बस किसी भी तरह मुझे आदित्य से दूर भागना था। मेरी टांगे दर्द से टूटने लगी तो मैं एक पेड़ का सहारा लेकर वहां पर बैठ गई। मैं अपने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में आदित्य ने सबसे पहले मेरे घर की ही तलाशी लेनी थी। इससे पहले मैं दोबारा उठकर भागना शुरू करती, एक वैन मेरे करीब रुकी। उसी वैन में से दो आदमी निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि मैं चीखती, एक आदमी ने आगे बढ़कर मेरी नाक पर रुमाल रखा, जिससे मुझे बहुत चक्कर आने लगे। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बेहोश रही। हाँ, ये जरूर जानती हूँ कि उसके बाद वैन में डालकर कहीं बहुत दूर ले जाया गया था। काफी घंटों के बाद मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी, जहां सिर्फ छत पर बने रोशनदान में से चांदनी कमरे में आ रही थी। उस हल्की सी चांदनी में मैंने महसूस किया कि वह कमरा बिल्कुल खाली है, उसमें मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। आंख खुलने पर मेरा सर बहुत दर्द से फट रहा था। मैंने मदद के लिए पुकारी, मगर वहां कोई भी नहीं आया। मुझे यही लग रहा था आदित्य ने मुझे दोबारा से अगवा कर लिया है, मगर वो मुझसे चाहता क्या है मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल नोवेल की तरह चल रही थी। जो कुछ मेरे साथ बीत रहा था मैं जानने के बावजूद यकीन नहीं कर पा रही थी। काफी देर बुलाने पर भी जब कोई कमरे में नहीं आया तो मैं दीवार के साथ टेक लगाकर रोने लगी। पता नहीं जिंदगी में आगे कौन कौन से इम्तिहान मेरी राह तक रहे थे, जिनका मुझे अंदाजा ही नहीं था। वैसे ही बैठे बैठे न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी, सूरज की रोशनी कमरे में फैली थी। अब मैंने ध्यान से कमरे को देखा तो पानी से सिलन दीवारें थी। इतना कमजोर था, डर था कि हाथ लगाते ही कहीं दीवार जमीन में न गिर जाए। इसके अलावा कमरे में एक दरवाजा था, अलबत्ता वह दरवाजा लोहे की भारी सलाखों पर खड़ा था, जिसके आगे कमजोर सा लकड़ी का दरवाजा भी था और वो दोनों दरवाजे उस वक्त बंद थे। वो कमरा मुझे कोई कैद खाना लग रहा था। मैं एक मर्तबा फिर से उठी और लकड़ी वाला दरवाजा बजा बजा कर मदद मांगने लगी। कुछ लम्हों के बाद मुझे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी और अगले कुछ मिनटों में वह दरवाजा खुल गया, जिसके खुलते ही मेरे सामने दो मर्द और एक औरत खड़ी थी। वो तीनों ग्रुप में मौजूद थे। उनके चेहरे को देखकर मुझे उनसे बेइंतहा डर लग रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? औरत आगे बढ़ी और सख्ती से बोली। मैंने धीरे से अपना नाम बता दिया। फिर उसने अपने बाएं तरफ खड़े अधेड़ उन मर्द को देखा और फिर वापस अपनी जगह पर चली। अब की मर्तबा वो आदमी आगे आया और पूछा, तुम्हारी शादी कल आदित्य कपूर के साथ हुई है, क्या हम ठीक कह रहे हैं? मैंने इस बात में हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर हैरान थी कि अगर ये आदित्य के आदमी हैं तो मुझसे यह अजीबोगरीब पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या आदित्य ने ये सब करने को बोला है उन्हें? क्या यार अपनी तरफ से कुछ भी पूछ रहे हैं? मैं उलझी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मैंने पूछा, तुम लोगों को आदित्य ने भेजा है ना मुझे अगवा करने? मैं सब समझती हूँ, मगर मैं बता दूं, मैं मर जाऊंगी पर उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तीनों एक लम्हे के लिए चौंक गए, फिर बोले, नहीं, हम आदित्य के आदमी नहीं हैं, हमें तुमसे जरूरी काम है, इसलिए यहाँ अगवा करके लाए हैं। तीसरे चुप खड़े थे। धीरे से कहा, मैंने हैरत से पूछा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं भला तुम लोगों का क्या काम कर सकती हूँ? यह सुनकर वो लड़की बोली, तुम्हें आदित्य के पास वापस जाना होगा पर हमारी मदद करनी होगी। मैं हंसती और कहा, अच्छा प्लान है तुम लोगों की। जब मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ गई तो बात को पलट कर कह रहे हो वहां पर चली जाओ। हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पर जान दे दूंगी पर वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर उनमें से बड़े मर्द उन दोनों को लेकर बाहर चला गया। मैं वापस कमरे में बैठी सोचने लगी कि ये सब क्या है।
कुछ देर बाद लौटे तो उनके हाथ में एक एल्बम था। मेरी गोद में रखकर बाहर चले गए। अपने अंदर की जिज्ञासा से मजबूर होकर मैंने वो एल्बम खोला तो उसमें एक से बढ़कर एक हसीन लड़की की तस्वीर मौजूद थी। इतनी ज्यादा और इतनी खूबसूरत लड़कियां मुझे क्यों दिखाई जा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने एल्बम का कुछ पन्ना पलटा तो कुछ पल के लिए मेरा पूरा बदन सन्नाटों में उतर चुका था। आगे जिस लड़की की तस्वीर थी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैंने ऊपर देखा तो लकड़ी वाला दरवाजा खुला हुआ था। सलाखों वाले दरवाजे से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर एक दीवार थी जिसके आगे 3 कुर्सियां लगी थी। कुर्सियों पर वही 3 लोग बैठे थे जो न जाने कौन से जांच पड़ताल करने मेरे पास आए थे और मेरी मदद चाहते थे। मैंने हैरत से पूछा, ये सब क्या है और मेरी तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है? इस पर वो लड़की हमें कहने लगी कि यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर चाहती हो कि इस फिल्म में मौजूद तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तस्वीर शामिल न हो तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारी मदद करो और वापस आदित्य के पास चले जाओ। मैंने पटक कर वो एल्बम दूर फेंक दी और मैं जोर से चीखते हुए कहने लगी, ये तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। मुझे जितनी बार भी वहां छोड़ोगे मैं भाग जाऊंगी। उस आदमी ने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, मेरे बाप के सामने घटिया बातें की थी। मैं उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरी शादी उससे कर दे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे शख्स की वजह से मर जाना पसंद करूंगी मगर उसके साथ रहना किसी सूरत में कबूल नहीं होगा। चीख चीख कर मेरा हलक दुखने लगा तो अधेड़ उम्र का शख्स बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर इस एल्बम में एक और लड़की शामिल हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि बाकी सब तो बेबस थी मगर तुम बेबस नहीं हो। तुमने हिम्मत दिखाई। यह अलग बात है कि तुम भी बुज्जिल निकली और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मुझे अब अजीबोगरीब होने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। वो पूरी बात मुझे तब तक नहीं बताने वाले थे जब तक मैं उनसे मदद करने का वादा नहीं करती। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। उन लोगों ने मुझे तंग नहीं किया। मैं भी सारा दिन उस कैद में पड़ी अजीबोगरीब सोचों में घिरी रहती थी। मुझे लग रहा था शायद आदित्य के साथ जिंदगी बेहतर गुजर जाती, जो इस कैद से लाखों दर्जे अच्छी होती। मगर कभी कभार आदित्य को जी भरकर बद्दुआएं देती, जिसकी वजह से मैं यूं कैदी बनी बैठी थी। अगली सुबह सोकर उठी तो वो लड़की मेरे पास आई और सलाखों वाले दरवाजे से अंदर से एक लिफाफा फेंका। मैंने हैरत से उसे देखा तो वह सख्ती से बोली, इस तस्वीर को भी एल्बम में अपनी तस्वीर के नीचे लगा देना, पर याद रखना इस लड़की की बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ मैं ये काम खुद भी कर सकती थी मगर तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम्हारा जमीर तुम्हें ललकारे और तुम सुकून की नींद ना ले सको। तुम देखो एक और तस्वीर और फैसला करो, क्या यह लड़की ऐसी है कि इसकी जिंदगी को इतनी आसानी से बर्बाद किया जा सके। मैंने उसकी बात सुनते हुए उसके खाकी लिफाफे में से तस्वीर निकाली जो कि उल्टी थी, मगर जैसे ही तस्वीर पर नजर पड़ी मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया और एक झटके से वो तस्वीर मेरे हाथ से नीचे जा गिरी और कुछ बोल नहीं सकी। मगर जब यकीन नहीं आया तो दोबारा उस तस्वीर को देखा, बार बार देखा, मगर न तो यह मेरा वहम था और न ही कोई मन से धुंधला रहा था। ये वही तस्वीर थी जब पहली नज़र में मैंने देखी थी। उस तस्वीर में मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि मुझसे छोटी मेरी बहन थी। यानी आदित्य ने उस पर भी हाथ साफ कर लिया। क्या शादी की थी या फिर बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे, मगर मेरे पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। मैंने चीख कर कहा कि यह तुम्हें कहाँ से मिली? वो बोली, मिली का क्या मतलब है? हमारे लोग हैं जो हमें पल पल की खबर देते हैं और यह भी उन्होंने ही पहुंचाई है। क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सचमुच परेशान हो गई है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, हाँ, ये मुझसे मेरी छोटी वाली बहन है। मेरी आवाज़ सुनकर हैरानी से बोली, क्या मतलब तुम्हारी जगह से सारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो गए। वह धीरे से बोली, क्या तुम अब भी हमारे ऑफर कबूल नहीं करोगी? अब तो भगवान ने तुम्हारी बहन को ही तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है, क्या इसकी खातिर भी हमारा साथ देने की हामी नहीं भरोगे? मैंने जोर से गर्दन नहीं हिलाई और कहा, मैं जानती हूँ तुम आदित्य के साथ मिली हुई हो और ये सब कुछ हमें बस वापस भेजने के लिए किया जा रहा है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं दहाड़ कर बोली, जिस पर अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया और बोला, आदित्य अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो अच्छा नहीं यह साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें करना यह है कि वापस जाकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके हमें देने हैं। फिर ये देखना ये आदमी नहीं बच
सकेगा, किसी सूरत में नहीं। मैं अभी तक शक का शिकार थी, जिस पर वो लड़की नरमी से बोली, देखो अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो इस तरह तुम हमारी कैद से निकल जाओगी, वहां जाकर अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश कर सकोगी, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ से उस वक्त तक हरगिज नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और अगर हम सच्चे हुए तो इस तरह से तुम अपनी बहन को नहीं, बहुत सारी दूसरी लड़कियों को भी बचा सकोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस लड़की की बात सही थी, मैंने हामी भर ली। उस वक्त मुझे पता चला कि वो तीनों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि खुफिया पुलिस थे, जिनके हाथों में आदित्य का केस था। मेरे हामी भरते उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और एक लंबे सफर के बाद फिर से आदित्य के घर के सामने खड़ी थी। वहां नौकरानी मुझे देखकर बहुत हैरान हुए, मगर इस मर्तबा कुछ नहीं बोली। शायद आदित्य ने उसे ठीक कर चुका था। मैं घर में आई तो आदित्य मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैं वो पहली लड़की थी जो उसकी कैद से निकलकर न सिर्फ भागी, बल्कि वापस भी अपनी मर्जी से आ गई थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वह लड़कियों को कोई बहानों से अगवा करता है या उठा लेता है, मगर उनके साथ करता क्या है इसके मुताबिक मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे वापस आने की वजह पूछी तो मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे दुनिया ने जगह नहीं दी, मगर इस घर में मेरी जगह है। भले से तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर ही रहूंगी। अगर ऐसा न हुआ तो जो लड़की एक मर्तबा भाग सकती है, वह दोबारा भी भागने की जरूरत कर सकती है। इस बार पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत ला दूंगी। वह मान गई कि तुम मेरे मामलात में न बोला और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी मान गई, मगर अंदर ही अंदर दिल बहुत घबरा रहा था। आदित्य जैसे ही घर से बाहर गए, मैं भागकर उस कमरे में गई जहाँ उन 3 लड़कियों को देखा था। आज भी वहाँ 3 लड़कियां ही मौजूद थी, मगर उनमें से एक मेरी बहन भी थी। मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा, यानी वो लोग सही कह रहे थे। मैंने उसी खुफिया कैमरे की मदद से उस कमरे की वीडियो बनाई और आदित्य की अलमारी को बड़ी मुश्किल से खोलकर उसमें मौजूद तमाम कागजात की तस्वीर बनाकर अपने पास सुरक्षित कर ली। फिर नौकरानी से पूछा कि उन लड़कियों का क्या करता है, मगर वह जवाब देने पर हिचकिचाई। मैंने सख्ती से पूछा, मुझे हकीकत बताओ, जिस पर वह बोली, इन लड़कियों के हाथ पांव तोड़कर आदित्य तो इस शहर में ही जगह जगह इस्तेमाल होती है, यानी उनसे भीख मंगवाई जाती है और जो बाकी बचती हैं उन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। साहब ने जितनी भी लड़कियां अपने कारोबार में शामिल की है, सबसे शादी किया है। झूठा शादी करके उन्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में ले लिया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने नौकरानी की मदद से उस कमरे से अपनी बहन को निकाला और उस घर से एक मर्तबा फिर से भाग गई। इस वक्त पर मुझे ठिकाना नौकरानी ने दिया था, उसका अपना घर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहां आखिर मैंने वह तमाम सबूत खुफिया पुलिस के हवाले कर दिए, मगर पुलिस मेरी और मेरी बहन की गवाही भी चाहते थे। इस तरह से उनका केस अधिक मजबूत हो जाएगा, मगर मैंने यह करने से मना कर दिया। अगर मैं दुनिया के सामने आ गई और यह बयान दिए तो मेरी और मेरी बहन की रही सही जिंदगी दांव पर लग जाएगी। कुछ ही घंटों के अंदर ही मेरे दिए हुए सबूत के पेशे को नजर रखते हुए गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके बाद मुझ पर बहुत जोर दिया गया कि गवाही दूं, मगर मैंने नहीं दी। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आदित्य को सालों की जेल, भारी जुर्माना हुआ था, लेकिन अगर मैं गवाही दे देती तो उम्र कैद हो सकती थी। पर मेरी नज़रों में उसकी ज़िंदगी खराब करने से कई गुना बेहतर यह था कि अपनी ज़िंदगी संवार लूं। आप बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? गवाही देते या अपनी ज़िंदगी सुरक्षित कर लेते? भले से वह दरिंदा अपनी सजा काट कर दोबारा फिर से वही काम करता, फिर जब बहुत से घर उजाड़ने का सबब बनना था। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।